वसीम सज्जाद जी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर सर। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बंदे का दुनिया को देखने का एक अलग अंदाज होता है। आपके साथ हलाल और हराम की बात करना मेरे ख्याल से फजूल है, बिकॉज आप तो खुदा को ही नहीं मानते। तो जो भी आके बात करेगा तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ है। तो पहले खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होनी चाहिए ना। और अगर दुनिया को आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे ग्रोह हैं। हर ग्रोह के पास एक कॉन्सेप्ट है और उसको आपने मजहब का नाम दे दिया। ठीक है, मुसलमान भी उसमें हैं, हिंदू भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और उन्हीं में से एक ग्रोह आप भी हैं। आप भी एक मजहब हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी बिलीव्स हैं। और जो बिलीव आपके पास हैं, आपके पास भी उनके 100% प्रूफ नहीं है। जैसे कि आप बात ये करते हैं, जैसे दूसरे मजाहिब हैं वो ये कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हमारे सामने है, जैसे जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, और बाकी सारे सितारे और सियारे हैं, ये किसी खालिक ने बनाया, किसी क्रिएटर ने बनाया है। हर ग्रोह उस खालिक को एक नाम देता है, वो चाहे अल्लाह का नाम हो, चाहे वो भगवान हो या जीसस हो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उन सब से डिफरेंट है। आप ये कहते हैं कि वो खुद ब खुद बन गए। तो जब आपसे कोई बात करने आएगा तो ये भी एक सिमिलरिटी है कि जब कोई आके आपसे पूछेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है इसके अंदर से कोई सवाल करेगा, तो आप भी वही करेंगे जो दूसरे करते हैं। जैसे कोई हिंदू से सवाल करेगा तो हिंदू ये कहेगा कि तुम चल आज मूर्ख हो। आपका ये पॉइंट, इसके ऊपर हम बड़ी डिस्कस कर चुके हैं, इतनी लंबी तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। हजारों दफा इसका जवाब दिया जा चुका है मेरा ख्याल, क्योंकि अब चूंकि इंजीनियर साहब को लोग छेड़ रहे हैं तो इसलिए कुछ फौज हमारे पास भी आनी जो हमें बोर करेगी बार बार एक ही सवाल पूछ पूछ के। आपने कहा कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, हम भी एक मजहब है, क्योंकि उनके भी बिलीफ है, हमारे भी बिलीफ है। नहीं, हमारा लैक ऑफ बिलीफ है। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हम मानते हैं जमीन गोल है, क्यों? इंपेरिकल एविडेंस है उसका। साइंस के ऊपर अगर कोई चीज खड़ी होती है वो इंपेरिकल एविडेंस के ऊपर खड़ी होती है। तो जो बिलीफ जो है ना, इस जो जिस मजहब की डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी का बिलीफ होना, मजहब की डेफिनेशन ये है इस बिलीफ को मानना बगैर दलील के। बिलीफ इटसेल्फ होना कोई बुरी चीज नहीं है। मुझे आई बिलीव कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है, वैसे है कोई वाइफ नहीं, लेकिन मुझे मेरा बिलीव है कि मेरे दोस्त जो है मेरे साथ खड़े रहेंगे, ये बिलीफ है। और उसके पीछे कुछ एविडेंसेस होते हैं कि हाँ अभी उसने एक दफा फलाने बस के आगे छलांग मार दी थी मुझे बचाने के लिए, गोली का ना, ये बिलीफ है, इसके पीछे एविडेंस है। मजहब का मुकदमा ये नहीं है। मजहब का मुकदमा ये हम बगैर दलील के मानते हैं, बगैर सबूत के मानते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद है। वो तो जब हम इनको छेड़ते हैं, प्रॉड करते हैं, तो फिर वो आगे से जवाब देते हैं कि नहीं नहीं हम साइंस से साबित करेंगे, देखें जी बिग बैंग लिखा है, देखें जी, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, हम उसको भी ट्रोल सकते हैं। तो साइंस के ऊपर आप जाए मार लें किसी एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मथा, किसी बायोलॉजिस्ट से मथा मार लें जाके, उसको कहें कि नहीं नहीं आपको नहीं पता एवोल्यूशन होती है कि नहीं होती, मैं बताता हूं आपको नहीं होती, मार ले मथा। इंजीनियर साहब को कहें लिखें जरा एक रिसर्च पेपर, मारे उधर दुनिया में और नोबेल प्राइज जीत लें। तो इसलिए हम मजहब नहीं है, हम इंपेरिकल एविडेंस के ऊपर चलते हैं, आप रेवलेशन के ऊपर चलते हैं, टेस्टमनी के ऊपर चलते हैं। टेस्टमनी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यानी मुझे लगा कि उसने उसका कत्ल किया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पा रहा, और ये इसका सबूत मौजूद है कि जब वो आपने फिल्मों में देखा होगा ना, 10 मुलजिमों को सामने खड़ा किया होता है और विक्टिम को पीछे खड़ा किया होता है, पहचानो किसने तुम्हें लूटा था या किसने तुम्हारे साथ ये। तो मोस्टली लोग गलत पहचान जाते हैं। और वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जो डीएनए एविडेंस है वो नहीं मैच करता। तो इसका मतलब ये इंपेरिकल एविडेंस जो है ना, इंपेरिकल एविडेंस, डीएनए या कोई चीज मेजर हो सकती है, दैट इज अबव टेस्टमनी। और आपके पास है कुछ भी नहीं है सिवाय टेस्टमनी के। ये पहली बात, तो हम आपके तरह के नहीं है। दूसरी बात आपने ये की कि सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि खुदामा के कायनात को बनाने वाला कोई है, और हम इस बात को नहीं मानते, और हम एक वखरा ग्रुप है। इसका मतलब वैसे मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि आप सारे तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हमारा तो एक मुनफरिद व्यू है कि कोई खुदा नहीं है। ये विद इन इटसेल्फ ठीक हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज नहीं है। आपके सारे जो है खुदा वो आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं। वो कहता है जी फलाना खुदा है तो फलाना खुदा है, और इसकी वजह है बड़ी सिंपल सी।
उसकी वजह ये है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। यार ये मैंने भी टेबल बनाई है, मैंने कुर्सी बनाई है, अच्छा पहाड़ को किसने बनाया? किसी ने बनाया होगा। जब भी खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होती है ना, आप लोग जवाब नहीं देते, आप उसके ऊपर मजीद सवाल रख देते हैं। आप कहते हैं यार ये चांद ये तारे कहां से, यार किसी ने तो बनाया होगा। ओ भाई ऐसे नहीं होता, जवाब देना होता है आगे से कि किसने बनाया, और उसकी फिर सर दलील देनी पड़ती लेकिन है। वो नहीं नहीं आप नहीं ठहर, नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मुझे पूरा कर लेने दे। मुझे पता है ये 1000 दफा दे चुका हूं, मुझे 1000 दफा दोबारा जवाब देना पड़ेगा। मैं इसको, ये सेपरेट वीडियोस बनती हैं तो ये पूरा इसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाए मुद्दा। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आप जो कहते हैं कि क्या बात हो रही थी कि हाँ, आपके आपके सारे लोग जो ये कहते हैं, सारों का कहना दलील नहीं है उसके सही होने की। एक वक्त था सारी दुनिया मानती थी जमीन चपटी है, एक वक्त था सारी दुनिया मानती थी कि सूर्य जमीन के गिर्द घूमता। और वो क्यों मानते थे कि सूर्य जमीन के गिर्द घूमता? क्योंकि जब हम देखते हैं कि क्यों बंदा मरा, ये दिन और रात क्यों है, मेरी फसल में इस दफा अच्छी फसल क्यों नहीं आई। ये वो साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं जो लोग हमेशा से पूछते चले आए हैं। लोगों ने सीजन्स का अंदाजा इस तरह लगाना शुरू किया कि जून जुलाई तो नहीं था ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियस सीजर से पहले तो कैलेंडर नहीं थे। वो मौसमों का अंदाजा किस तरह लगाते थे? इसी तरह लगाते थे। फसलों को भी उसी तरह बनाते थे कि अंदाजा लगाते थे कि हाँ भी ये बारिशों का सीजन है, ये गर्मियां हैं, ये सर्दियां हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, और उसको सारों को सूरज की गर्दिश से कंपेयर करते थे। हालांकि ये इतना बड़ा इल्यूजन है ना, ये गलत है कि सूरज नहीं जमीन के गिर्द घूमता, जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। तो सारे दुनिया के लोग ये समझते थे कि सूरज में, तो अगर सारी दुनिया के लोग समझते थे, उसको सिर्फ एक तरह के लोगों ने आकर हटाया। किन्होंने? जिन्होंने इंपीरिकल एविडेंस की बेस के ऊपर दावे किए। इंपीरिकल एविडेंस इज द कीवर्ड है, ज्यादा लोग नहीं, इंपीरिकल एविडेंस। उसी तरह इंपीरिकल एविडेंस की बेस के ऊपर हम एवोल्यूशन को देखते हैं। हम जितने साइंस के जो बिग बैंग है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीजें इंपीरिकल एविडेंस के ऊपर होती है। अब इंपीरिकल एविडेंस की बेस के ऊपर हम इंडक्टिव रीजनिंग करके बताते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि इसको कोई बनाने वाला। क्योंकि जब आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं ना कि हर चीज को, कुर्सी को बनाया, मर्जी को बनाया, तो पहाड़ को भी किसी ने बनाया होगा, तो आपने ये तसव्वुर कर लिया कि वो भी उसी तरह बनाता है जिस तरह हम बनाते हैं। तो बताएं कौन से बाल्टियों से उठा के पानी बादलों में डाला जा रहा है? अब आप कहेंगे नहीं वो तो सिस्टम है, सिस्टम बना दिया किसी ने। वो सिस्टम की भी समझ हमें अब आई है। तो अब आपने गॉड ऑफ द गैप्स का, अब आपने सिस्टम के पीछे गॉड को छुपा दिया। तो बंदा फिर यही पूछता है कि उसका जो हमारा वर्ल्ड व्यू है वो इंपीरिकल एविडेंस के ऊपर चलता है। मैं फिर इंपीरिकल की बात कर रहा हूं। आप जिस दिन हमें इंपीरिकल एविडेंस दे देंगे कि गॉड ने यूनिवर्स बनाई है, तब हम मान जाएंगे, तब हम कह लेंगे हाँ भाई ठीक है गॉड है। जब तक आप ये नहीं दे सकते, उस वक्त तक हम इसी नजरिए के साथ चलेंगे कि गॉड क्यों, और गॉड कोई वक्री चीज है क्या? किसी एलियन ने नहीं हो सकता कि लैब में एक्सपेरिमेंट किया और यूनिवर्स बना दिया? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ये हम जो बातें कर रहे हैं, हम आज से आधे घंटे पहले सारी मेमोरीज हमारे जहन में डाली गई हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सोलिप्सिज्म हो, कि आप मेरे भाई, आप ये आपके जितनी दुनिया आप देख रहे हैं, इसको सोलिप्सिज्म कहते हैं, जितनी दुनिया आप देख रहे हैं वो सिर्फ आपके दिमाग की इख्तरा है, और आप उसको गलत साबित करके दिखाएं। तो किसी चीज का गलत साबित ना कर पाना इज नॉट एविडेंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। आप ये साबित नहीं कर सकते कि हम सारे कंप्यूटर के गेम के अंदर हैं, और ये सारी मेमोरीज हैं कि मैं कब मैंने पहला कदम लिया, कब मैं पहली क्लास में गया, फिर मैंने एफएससी की, फिर मैंने बीए किया। ये सारी जो मेमोरीज है मेरे दिमाग में सॉफ्टवेयर ने डाली हुई हैं, जिससे मुझे ये एहसास होता है कि ये मेरी रियलिटी है। आप इसको गलत नहीं साबित कर सकते। तो हम फिर खुदा के नजरिए को क्यों माने? क्योंकि आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले हमें कुछ बाबे बता गए थे ये बातें, और उसकी वजह क्यों है? तो जो आपने कहा ना डिफरेंशिएट, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम डिफरेंट हैं आपसे। आप मानते हैं टेस्टिमनी पे, गवाही शहादत पे, हम मानते हैं इंपेरिकल एविडेंस के ऊपर, और कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है। और आप भी इंपेरिकल एविडेंस को मानते हैं। कितनी मजे की बात है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप भी इंपेरिकल एविडेंस को मानते हैं जब आप ये कहते हैं कि जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपको पता है इस चीज का कि अनलेस कि कोई बंदा आके इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, गाड़ी को ठीक नहीं करेगा, गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी। बैठ जाओ 150 साल तक बैठ जाओ अपनी गाड़ी के आगे और दुआएं करते रहो, अल्लाह मेरी इसको ठीक कर दो, वो नहीं ठीक होगी। इसका मतलब यू आर बिलीविंग इन एम्पिरिकल एविडेंस। लेकिन जहां पे आप लोगों के आपने मत्था लगाना है, आपने यूनिवर्स के मामले के ऊपर आपने वहां पे कह दिया
और इसीलिए जब आप कहते हैं ना गॉड के ऊपर हलाल हराम, तो फेयर एनफ हलाल हराम के ऊपर बात ना करें। अभी हमने कर दिया ना, आप भी फंस गए, चलो मैं आपको ये भी रियायत दे देता हूं कि मैं आपको उसका ना होना साबित नहीं कर सकता, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप उसका होना नहीं साबित कर पाते। ठीक है, यहां पे हम फंस गए। तो इसलिए हम इंडक्टिव रीजनिंग से हम आपको इस तरह साबित करेंगे कि आपका खुदा क्यों गलत है। क्या उसके अंदर एवोल्यूशन का जिक्र है? बिल्कुल नहीं, उसमें मट्टी से इंसान बनाया गया। क्या उसके अंदर कोई गैर मामूली करेक्ट साइंटिफिक दावा है? एक भी नहीं है। जमीन गोल है, नहीं बताया गया। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, नहीं बताया गया। सूरज चांद का मदार है। जमीन को हमने फैला दिया है। हमने जानदारों के दो जोड़े बनाए हैं, जो कि गलत बात है। हमने पहाड़ों को ऊपर से ठोका है ताकि जमीन अपना बैलेंस कायम रखे। मीठा पानी कड़वा पानी आपस में मिक्स नहीं होता, गलत है। ये सारी वो चीजें हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये मजहब बाकी मजहबों की तरह पुराने लोगों की कहानियां, जिनको ये भी नहीं पता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो अच्छा, मैं इसलिए बात करूं आपके रिलीजन में कोई स्पेशल चीज नहीं है। जी। आपने ये बात की कि आप एविडेंस को मानते हैं, बिलीव नहीं रखते, किसी अंधा बिलीव नहीं होता आपका, और इसलिए आप डिफरेंट हैं। अगर आप बिग बैंग को लें तो बिग बैंग के ऊपर आपका अंधा बिलीव है। हाँ। आप आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ना किसी ने होते हुए देखा उसको, ना आपके पास कोई एविडेंस है। अच्छा, अगर आप उसको कॉमन सेंस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो जब कोई धमाका होता है ना, तो जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो रैंडम शेप में होते हैं, गोल नहीं होते। सूरज गोल नजर आता है आपको, चांद गोल नजर आता है, चलें, आपको जमीन मैं गोल बता है। दूं, मैं आपको रोक देता हूं यहीं पे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी बिग बैंग थ्योरी की बिल्कुल समझ नहीं है। मैं आपको बेसिक से लेवल की आपको समझा देता हूं, आपको बिल्कुल इस चीज की समझ नहीं है। आप आपने मेरा ख्याल शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देखी। बुक तो पढ़ना दूर की बात है, आपने मेरा ख्याल एक, मुझे अपने अल्लाह की कसम खा के बताएं, क्या आपने कोई डिस्कवरी या किसी साइंस चैनल, मौलवियों से नहीं, बिग बैंग की डेफिनेशन से, क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई किताब पढ़ी है बिग बैंग के ऊपर? नहीं, आप बता अल्लाह देना। की कसम खा। आपको नहीं नहीं, आपको आप पता है तो आप बता दो। मैं बता मैं देता मुझे हूं। जो समझ आया मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक इसमें धमाका प्लीज, हुआ है जिसके ऊपर मैंने ये सारी कायनात इसीलिए बनी है। इसीलिए इसीलिए तो इसीलिए वो कह रहा हूं सर। धमाका कैसे हुआ, और वो मटेरियल कहाँ से आया, इसीलिए और किस तरह से वो धमाका हुआ, और ये सारे इसीलिए जो चलो ऑब्जेक्ट सर, हैं, जैसे लोहा है। एक क्यूरियस माइंड है, एक क्यूरियस माइंड है, तो आप समझा दें बच्चे को, कोई बात नहीं, वो मैं अच्छी बात है कि अगर क्यूरियस माइंड मैं है तो। आपको समझा रहा हूं। मैं इसमें आपको बिल्कुल, इसमें आपकी तजहीक नहीं कर रहा। इसको ये मत समझे कि मैं आपकी आपको तजहीक करने के लिए कह रहा हूं कि आप जाहिल हैं। मैं बिल्कुल, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आपको कितना पता है, क्योंकि जो आपने कुछ एक दो बातें बताई है ना, उससे पता चल रहा है कि आपको नहीं पता। तो मेरा उसमें भी, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन उसमें भी जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है कि बिग बैंग की थ्योरी क्या है, तो आप उसको गलत मान के अपने मजहब को कैसे सच्चा कर सकते हैं? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बिग बैंग की थ्योरी सारी दुनिया यही जानती है कि एक धमाका हुआ, और उसके जो दुनिया को धमाके के छोड़ दें, रिजल्ट। ठीक दुनिया है। को छोड़ दें, आप अपना बताएं। दुनिया को छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने जो अभी तक जो बताया ना। अभी अभी आप मुझे बता देना, अगर आप ठीक बात करेंगे तो आई विल एक्सेप्ट। सर, मैं ये आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा, मैं आपका क्विज नहीं ले रहा बिग बैंग का। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो आपको समझ है, जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपको उसकी समझ नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, और इस पे हम एग्री कर रहे हैं कि आपको बिग बैंग की ज्यादा डिटेल से समझ नहीं है, इस पे हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, वी हाँ। कैन एग्री। हाँ, अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आपको एक नजरिए की समझ नहीं है, तो उस नजरिए को गलत कह के अपने मजहब को सच आप कैसे मान रहे हैं? मैं देखिए, मैथडोलॉजी समझना जो चाह रहा हूं, जो एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज जो नॉलेज आपके पास होता है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, आप उसी के मुताबिक ही फैसला कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास थोड़ा नॉलेज है और आप फैसले नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे कि पूरा आएगा तब मैं करूंगा। तो मेरे चले पास चले जितना नॉलेज था ओके उसके ओके मुताबिक मैंने फैसला किया। ओके ओके, ठीक है। देखें, प्लीज इसको प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूं। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं। मैं उसकी एपिस्टेमोलॉजी को, जिस तरह मुसलमान का दिमाग काम करता है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा कि जिसके पास जितना इल्म होगा वो उसी की बेस के ऊपर करेगा, फेयर ना, और हम ये ऐसा ही करते हैं। जी जी। मुझे अगर पता हो कि भाई मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता होगा कि वैक्सीन लगाने से, उसको छोड़े, कोई यानी ये दवाई खाने से इसके क्या असरात होंगे, हम उसकी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेंगे और उसी के ऊपर ही ओपिनियन बना लेंगे। लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि लोग बड़े ओपिनियनेटेड होते हैं, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं।
ऐसा ही है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि एक्टिफाइड पी खाएंगे तो जी बट इट इज ये हो पॉसिबल ना, जाएगा। ये बात तो मैं आपको भी कर सकता हूँ कि आपको भी दीन की वो नॉलेज नहीं है, पूरा नॉलेज आपके पास नहीं है, इल्म नहीं है, कर लेते हैं, देन उसमें भी आ आप जाते कैसे हैं, फैसला उसमें कर आ सकते जाते हैं? हैं। आप फिर डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इस समझ रहे हैं कि मैं शायद आपकी तौहीन कर रहा हूं। आप मेरा उस पर दीन के ऊपर भी टेस्ट ले लेना, मैं आपको बता दूंगा, मैं 99% मुसलमानों से मेरा दीन के ऊपर ज्यादा इल्म है। लेकिन मैं आपके अभी वो मेरा भी आप टेस्ट ले लीजिएगा अभी थोड़ी देर। मैं लेकिन आपसे मैं प्लीज मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये आपकी मैं तौहीन नहीं कर रहा, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जो आपने अभी कहा ना कि हम थोड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी अपनी ओपिनियन बना लेते हैं किसी चीज के ऊपर, यही कहा ना आपने, चाहे कम इल्म हो। हाँ, एक साइंसदान है जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म है, मेरे से भी ज्यादा इल्म है, और एक बच्चा है जिसको ज्यादा इल्म नहीं है, थोड़ा सा इल्म है, और उसने भी उसके ऊपर ओपिनियन बना। मेरा आपसे अब दूसरा सवाल ये है, जुजवी सवाल ये है कि क्या ये अप्रोच सही है कि कम इल्म के ऊपर बड़ी ओपिनियन बनाना? कि अगर आप ओपिनियन नहीं बनाते तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते ना। एक बच्चा मैं- है तो वो उसके पास थोड़ा इल्म है, अगर वो कभी फैसला करेगा ही नहीं ये सोच के कि मैं नहीं फैसला करूंगा बिकॉज मेरे पास तो इल्म थोड़ा है, बड़े से पूछना पड़ेगा हर दफा, तो वो जिंदगी में आगे नहीं चल सकेगा। तो जितना नहीं, उसके ऐसा नहीं पास है। इल्म हो नहीं, उसी के ऐसा नहीं है। मुताबिक उसको फैसला चलो मैं आपको करना बताता हूं, चाहिए। मैं आपको भी एग्जांपल दे देता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कम इल्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है तो, और वो फैसला गलत है, या तो सही है या गलत है, ये भी सभी हम एग्री तो करते हैं, या तो इसमें ये होता है ना कि जब आपके पास वो इल्म आएगा देन आप अपना फैसला चेंज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, और नहीं, यही हम कोशिश इसमें कर तो रहे कोई हर्ज नहीं है ना, जब हैं। आपके नहीं पास नहीं, बाद में इल्म आता है तो आपको पता चल जाता है मे बी मैं गलत था, तो आप चेंज कर लेते हैं। मैंने आपसे ये पूछा है, वो ठीक है, और उसके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग, मैं आपसे ये एक एकेडमिक इल्मी बात कर रहा हूं कि कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर एक ओपिनियन बना लेना, क्या ये इल्मी एतबार से ये अच्छा फैसला है या गलत फैसला? ये ना मुझे बताएगा उसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि कई लोगों को ये भी होता है कि हाँ भाई मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, उसने तो ओपिनियन बना ली है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, वो उसके साथ नहीं प्यार करती, वो उसके दोस्तों से भी प्यार करती है, दैट डज ट्रूथ नहीं है वो, और वो अपनी जिंदगी इसी में मगन है, उसने पूरी जिंदगी गुजार दी मेरी बेगम मेरे से प्यार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर ओपिनियन बनाना, क्या ये अपने इल्म के साथ या अपनी जिंदगी के साथ या फैसले के साथ इंसाफ है? बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप नहीं दे रहे इसका जवाब। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि कम इल्मी की बुनियाद पे फैसला कर लेना गलत नहीं है, लेकिन बाद में इल्म आने के बाद भी उस फैसले पे कायम रहना ये गलत है। यानी आप आपके कह पास रहे हैं हारिस इल्म भाई आ गया। मैं एक यानी बात करना चाहूंगा यानी आप इनसे चले एक इसको रैप अप कर लेते हैं इसको, फिर मैं बिग बैंग का भी बता देता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम इल्मी की बुनियाद के ऊपर फैसला कर लेना गलत बात नहीं है, यानी मैं आपसे ये गलत नहीं यही है, है। गलत ये है कि जब आपके पास इल्म आ जाए और आप फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करें, ये गलत है। अच्छा चले, यानी हारिस भाई मैं ये इनसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये बात सिर्फ ही कम इल्मी की नहीं है, बात ये है कि कम इल्मी इस लेवल की है कि हमें उससे ये शक हो रहा है कि क्या आपने सोर्स पर जाकर उस मटेरियल को स्टडी भी किया है। यहाँ से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की भी बात आ जाती है कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि वो धमाका होता है और वो ऐसे गोल गोल, इससे हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपने बेसिक भी नहीं पढ़ने की जहमत की सोर्स से। तो आपकी जो सोर्स है वो कोई साइंटिफिक सोर्स नहीं है, तो ये इससे तो साबित ये हो मैं जी जी। साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक लोगों के पास आया हुआ हूँ ना, तो आप मुझे बता दें जितनी देर में हम ये नहीं डिस्कस नहीं कर रहे देखिए, हैं, ये आप ये देखो मेरे मेरे ख्याल से भाई, 2 मिनट लगेंगे, आप मुझे सारी थ्योरी बता देंगे, सो वी कैन डिस्कस ना। वो असल में वो इतनी बार बता चुके हैं कि वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक मैं बार बता दोबारा भी तो बता दें। तो मैं शायद मैं पहली बता दफा देता आया हूँ, हूँ, शायद नहीं नहीं मैं मैं पहली बता दफा देता आया हूँ ये आपके चैनल हूँ, पे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को समझने से कासिर हूँ कि शायद हमारे मुआशरों का यही सबसे बड़ा अफसोस है कि जिसे कहते हैं ना वो ऐसे ही मुफ्त में पंगा ले लेना किसी चीज से। आप यानी एक चीज के ऊपर ओपिनियन रखना चाहते हैं विदाउट हैविंग एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। मैं भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही दूंगा, इसीलिए आपने नजरिया इर्तिका को भी ठुकराया हुआ है। और मैं अभी आपसे नजरिया इर्तिका के बारे में भी पूछूंगा, तो आपने भी मुझे उसी तरह का जवाब देना कि गोल गोल धमाका नहीं होता, और धमाका कहां से हो गया। आपने उसी तरह की दलील मुझे एवोल्यूशन के ऊपर भी देनी है। मैं आपसे पूछ, आप एवोल्यूशन को गलत मानते हैं, नजरिया इर्तिका को? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी और टॉपिक पे जाना चाहिए, जो टॉपिक नहीं चल रहा है नहीं हम देखिए उसके ऊपर वसीम भाई बात मैं करें, आपसे नहीं नहीं बिल्कुल आप उसी पे रहें, आप नया टॉपिक मत छेड़ें, सर, ठीक है? मैं नहीं मुझे नहीं इस तरह इनको जरा बात बात बताने कंप्लीट नहीं दीजिए। होती। हो जाएगी वो भाई बात। को शायद वो आप थक चुके हैं एक ही बात करके। यार देखें, जो आपने कहा ना धमाका, पहली बात तो ये बिग बैंग जो ना धमाका नहीं, वो एक्सपेंशन है। मैं सेकेंडली जो बता आपने देना। गोलाई की जो आपने बात की है ना,
वो गोलाई ग्रेविटी का, जब ग्रेविटी के हिसाब से जब पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं ना, तो तो वो तो एक ही ग्रेविटी फॉर्म कहाँ से आई? ये भी मैं एक मसूमाना सवाल कर रहा हूँ, ग्रेविटी कहाँ से जी आ जी गई? आपने ये ऐसा तो नहीं बोल होता दिया कि है वो ना, ये हो एक गया, ये वो हो मुझे मेरी गया, पता है बात आपने क्या ये सुनिए सवाल सारी ना। अच्छा असम्पशन सुन है ले, ना। अच्छा सुन ले, अच्छा जवाब नहीं नहीं असम्पशन नहीं है, अच्छा सुन ले, अब मैं आपको जवाब पूरा डिटेल से दे देता हूँ, अब बीच में बोलिएगा मत, क्योंकि आपने फिर एंड में ये कहना वो कहाँ से आया था, वो कहाँ से आया, तो मैंने फिर आपसे कह देना खुदा कहाँ से आया, आप कहेंगे नहीं वो हमेशा से था, मैं आपको कहूंगा जो मादा जो रिक्वायर्ड था टू क्रिएट द यूनिवर्स आप दैट वाज मुझे ऑलवेज देयर। मुझे मुझे टारगेट नहीं करें, आप अपने आप को जस्टिफाई करें ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई करें, आप खुदा के पीछे करता ना हूं, पड़ जाएं। नहीं अभी नहीं हमारी पढ़ूंगा साइंस, अभी हमारी इसके ऊपर बात हो रही है, तो जिसके ऊपर बात हो रही है उसी के ऊपर रहें, आप ये खुदा आपको के ये पीछे ना पड़ जाएं। नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव जो है ना, जो आपका बिलीफ है, हमने उसको साथ लेके चलना ताकि हम आपको लॉजिकल मेरा फैलेसी बिलीव तो दिखाएं। बाद में आएगा ना, पहले आप अपना यार जस्टिफाई करेंगे। यार तवे के ऊपर तो नहीं बैठे हुए आप बार बार बीच में जंप मार रहे हैं, या मैं तो आपने वापस लड़ाई कहता कर हूँ, लेना आप छोड़ दें, क्यूरियस माइंड लग नहीं या रहे फिर वैसे आप मुझे। ये नहीं नहीं क्यूरियसली फटा करने आए हैं। मैं आपको इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको दिखा दिया ना कि ये कह रहे हैं कि छोटी गल लाइलमी की बुनियाद के ऊपर बड़ा फैसला कर लेना इट्स ओके अकॉर्डिंग टू हिम, तो ये यही दुनिया के किसी सूल के सामने ये चीज नहीं चलेगी। लेकिन एनीवे अब इन्होंने बोल, अब आपने बीच में इंटरप्ट ना करना, अब सुन लेना आप। ये जो मैंने आपको बताया ना खुदा का, वो इसलिए बताया क्योंकि आपका सवाल उस वक्त नल एंड वॉइड हो जाता है जब आप ये सवाल पूछते हैं कि ग्रेविटी या मादा कहां से आया, क्योंकि ये लॉजिकल फैलेसी है। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि यही सवाल हम आपके खुदा के साथ भी कर सकते हैं, ये लॉजिकल फैलेसी है। इसका मतलब क्या है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं खुदा के ऊपर बात करूं, तो आप मेरे से ये सवाल ना पूछे कि ग्रेविटी कहां से आई। अब मैं आपको पूरा बेसिक आपको असूल बता देता हूं। बिग बैंग कोई बैंग नहीं था, ये एक जुगत मारी गई थी जिसने आपकी तरह के बंदे ने, जिसको समझ नहीं आया था कि एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम क्या है। स्पेस और टाइम एक डायमेंशन है जिसके अंदर हम रहते हैं, और स्पेस और टाइम जो है उसमें ये जितना मादा आपके गिर्द नजर आता है, जितना आपको दुनिया में मादा नजर आता है, ये मादा एक इन्फेंटेसिमली स्मॉल पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट था। और वो पॉइंट कहां था? वो पॉइंट कहीं नहीं था, वो पॉइंट हर जगह पे था। और ये पूरा रिलेटिव इसके साथ में आ रहा है कि, और जब वो इसमें इट कुड नॉट होल्ड इट एनी लॉन्गर, उसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई लॉज ऑफ द यूनिवर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। और जब इट कैन नॉट होल्ड इट सेल्फ, इट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, ये फैलना शुरू हो गया। वो फैलना जो है उसको अगर कोई बाहर से देखे, जो कि नहीं देख सकता, क्योंकि बाहर से देखने के लिए भी यू हैव टू एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम, लेकिन कुछ स्पेस और टाइम थी ही नहीं। ये ऐसा नहीं है कि एक एक आप बाहर जाएं, अपने मैदान में जाएं जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, जमीन भी है, और आपके पूरा एटमोस्फेयर है, और उसके अंदर आपने टीएनटी का धमाका कर दिया, तो आप देख रहे हो जी परखच्चे उड़ रहे हैं, वो इधर जा रहा तो उधर जा रहा। ये ऐसे नहीं है। जो एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम हो रही है वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हो रही, ये जहां पे हो रहा है वो स्पेस और टाइम इटसेल्फ एक फैब्रिक है जो एक्सपैंड हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रहा है। जब वो एक्सपैंड हो रहा है उस वक्त यूनिवर्स के कुछ लॉज ऑफ द नेचर शक्ल में आते हैं। वो लॉज ऑफ द नेचर जो भी हैं वो वही हैं। ये ऐसे ही है कि अगर मैंने लॉटरी की टिकट ली है तो मैं ही क्यों जीता हूं, किसी ने तो जीतना था, किसी ना किसी का तो नंबर आना था। उसी तरह जो लॉज ऑफ नेचर है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो भी लॉज ऑफ द नेचर है, वो उसी वक्त वजूद में आए हैं। अब आप पानी के अंदर एक गिलास पकड़े, उसके अंदर एक नीला वो डाल दें, लाल ड्रॉप डाल दें, खून का ड्रॉप डाल दें, आप देखें कि ये एक उधर जा रहे हैं महलूल, बीच में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी, ये ऐसे क्यों मिल रहा है, वैसे क्यों नहीं मिल रहा। वो लॉज ऑफ द नेचर है। वो लॉज ऑफ द नेचर आए हैं, तश्कील में आए हैं, वो खुद ही आए हैं। आप उसमें अगर ये कहेंगे कि उसके पीछे इंटेलिजेंस हो सकती थी, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये ऐसा तो वैसा जो है, जो मादा है। दो चीजें हो सकती थी कायनात में जिसमें हम रहते हैं, या तो कुछ भी ना होता या कुछ होता। और ये फलसफी का सवाल है, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। हमारा होना इस बात की गवाही है कि देयर वाज ऑलवेज समथिंग, कुछ था। अगर कुछ ना होता तो हम ना होते। और आप जो कह रहे हैं ना बिग बैंग ऐसे फैलता है, ऐसे ही क्यों होता है, इसके पीछे दूरबीन, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का आपने आजकल नाम सुना होगा, बहुत सारे मोमिन भी छलांगे मार रहे हैं उसके ऊपर। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या कर रही है, वो क्लोजेस्ट टू द बिग बैंग इवेंट जो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसकी तरफ दूरबीन से देख रही है।
जो सबसे पहली लाइट हमें नजर आती है उसको कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये जो पुराने टीवी होते थे ना, जो पुराने टीवी जब आपके वो याद व्हाइट सी लाइनें आती होती थी जब स्टेशन ने बीच में आता, वो है उसके अंदर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन छुपी हुई है। और ये सारे साइंसदानों, ये 1970s में ये डिस्कवरी हुई थी। जब आप ये कहते हैं कि, और उसके बाद एक आता है डार्क फेज, क्योंकि यूनिवर्स इतनी डेंस थी, इतना हाईली चार्ज मटेरियल था, और सिर्फ हाइड्रोजन सबसे पहले किसके एटम्स क्रिएट होते हैं, हाइड्रोजन के, जिसकी वजह से 300 मिलियन साल बाद, जो कि 30 करोड़ बनता है शायद, 30 करोड़ साल बाद हम देखते हैं कि पहले सितारे बनते हैं। वो सितारे हम कैसे देखते हैं, हमने देख लिए हैं दूरबीनों से। हमने उन सितारों से जो रोशनी निकली 13.4 मिलियन ईयर्स अगो, वो हमने देखी, और हमने देखा वो सितारे कैसे थे। वो ऐसे सितारे थे, हमारे सूरज जैसे सितारे थे, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन थी। अब वो जब सारे हाइड्रोजन के एटम्स इकट्ठे हो रहे हैं साथ, अब ये अब अभी इसको समझ लीजिएगा, ये ना कि वो किसने करना है, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है कि इस तरह के लोग जब सवाल पूछते हैं, बजाय इसके कि समझे तो सही वो है क्या। खुदा ने अगर बनाई होती, उसके ऊपर भी आ जाता कि खुदा ने अगर बनानी थी, मैंने कायनात बनानी थी, तो मैंने कैसी कायनात बनानी, 14 अरब साल वेट नहीं करना था। वो जब हाइड्रोजन के सारे एटम्स इकट्ठे होते हैं तो वो फ्यूज होते हैं आपस में। जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलता है तो हीलियम बनती है। हीलियम का वजन जो है हाइड्रोजन से कम होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हाइड्रोजन, हीलियम तो बन गई है, और उसके बदले में कुछ तवानाई बीच में से निकली है, हीट निकली है उसके बीच में से, और तब बनता है स्टार। तब बनता है छोटा स्टार, हमारे सूरज की तरह का स्टार बनता है। हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज होती है, और जब ये फ्यूज, और जब सितारा बनता है, वो उसकी उम्र 4, 5, 6, 7 अरब साल हो सकती है, जिस तरह कि हमारे सूरज की उम्र 8 अरब साल है। जब वो सितारा बनता है, ये कॉन्स्टेंटली वॉर चल रही होती है ग्रेविटी की और हीट की। ग्रेविटी कोशिश कर रही होती है उसको जकेड़ के अंदर कोलैप्स कर ले, लेकिन जब फ्यूजन के साथ साथ जो हीट निकल रही होती है, उससे जो वो तवानाई अपने आप को बाहर की तरफ फेल रही होती है, इट्स ट्राइंग टू रिप इट अपार्ट, यानी उसको फाड़ने के चक्कर में होती है। जो बम की आपने बात की, तो ये वो चक्कर है जो हर वक्त सितारे के साथ चलता रहता है। और जब सितारा, इसके अंदर ग्रेविटी की जो जंग है, ग्रेविटी और हीट की, फ्यूजन की, वो जब एंड में, जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, हीलियम बनना बंद हो जाएगा, तो जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको फिर कहते हैं रेड जाइंट, जो हमारे सूरज के साथ भी होना है, खैर उसको छोड़ दें, तो तब वो एंड में कोलैप्स होगा, वो कार्बन बनेगा, बिग कार्बन, और वो फिर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये हुई पहली जनरेशन ऑफ स्टार्स की। फिर जब ये फैसला होता रहा, अब इतने सारे स्टार्स आ गए, अब वो ग्रेविटी की वजह से साथ जुड़ने लगे, तो 1 अरब साल बाद गैलेक्सियां बनना शुरू हुई। 1 अरब साल लगा, जिनको कहकशाएं कहते हैं। 1 अरब साल बाद कहकशाएं बननी शुरू हुई, और फिर वो कहकशाएं बनती बनती 3 जनरेशनें गुजरी हैं सितारों की, सम पीपल से अप टू 5 जनरेशंस, जिसमें हमारे निजाम शमसी तक बारी आती है। और कायनात इतनी, और इस वक्त कायनात मजीद फैले जा रही है, ये सब कुछ हुए जा रहा है और कायनात मजीद फैले जा रही है। ये स्पेस और टाइम फैल रहा है, ये धमाका नहीं हुआ। तो ये इतनी पेचीदा बात है, मैंने आपको बेसिक लेवल के इसके ऊपर समझाई। और उसमें भी बड़े सितारे बने, बड़े सितारे जब बने, उनमें से जो हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन तक बनते हैं सूरज जैसे सितारों में, और जब वो मरते हैं फिर उसके बाद मजीद सितारे बनते हैं, जो जिनका मास जो है हमारे सितारों से 10 से 100 गुना बड़ा होता है, 5 से 20 गुना बड़ा होता है। उनके अंदर हैवियर, वो इतने बड़े सितारे होते हैं कि जब वो कोलैप्स होते हैं, सुपरनोवा होता है, न्यूट्रॉन स्टार बचता है, तो उसके अंदर से प्लैटिनम, सोना और इस तरह के बड़े मिलते हैं, जो हमारे आयरन, जब आयरन बनता है, इतना मजे का फन फैक्ट है, अननेसेसरी फैक्ट में भी, जब सुपरस्टार आयरन बनने लगते हैं, इतनी मजे की बात है कि जब हैवी स्टार जो होता है, जब उसके अंदर आयरन बनने लगता है, विद इन 2 सेकंड इतना बड़ा सितारा जो है बीटल जूस जैसा, जो कि हमारे सूर्य से 20 गुना भारी है, विद इन कपल ऑफ सेकंड इट स्टार्ट्स कोलैप्सिंग। आयरन है, उसका एंटीडोट है, वो सितारे की जो सिल्वर बुलेट है, जैसे वैम्पायर को होता है। तो anyway, तो जब वो एक्सपैंड होता है तो वो फटता है, वो सारा मादा, हैवियर एलिमेंट्स जो है, हाइड्रोजन से शुरू हुए, अब हम पहुंच गए गोल्ड तक, सिल्वर तक, प्लैटिनम तक। जब वो फटता है तो सारा मादा फैल जाता है, उसको वो, जब हम उसको दूरबीनों से देखते हैं, वो नेब्यूलाइज है। हम देख रहे हैं इस वक्त के निजाम शमसी, हमारे सोलर सिस्टम जैसे निजाम शमसी इस वक्त बन रहे हैं, दूरबीन से देखा जाता है। आप क्रैब नेबुला की तरफ पिछले 30 सालों से देखा जा रहा है।
तो जब ये सितारे बनते हैं तो उनके अंदर फिर जब वो बनता है, एक सूरज बनता है, 99% मास सूरज की तरफ चला जाता है, बाकी 1% के बाकी सितारे बन जाते हैं। और हमारे अंदर यही वजह है कि आपके जो दाएं हाथ के में जो एटम्स हैं वो किसी और सितारे से आए हैं, और आपके बाएं हाथ में जो एटम्स हैं वो हो सकता है किसी और सितारे से आए हैं। ये इतना पेचीदा प्रोसेस जो है चलता चला आया, और ये साइंस, इसके ऊपर बिलीफ नहीं है हमारा, इसके ऊपर साइंसदानों की मैथमेटिक्स है, ऑब्जर्वेशन है, और उनकी सारी जिंदगियों का नॉलेज है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, अगेन प्लीज इसको ये मत समझिए कि मैं आपकी तौहीन कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतना इल्म बाहर मौजूद है कि जितना भी मैं देखता हूं मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूं। इसका दूसरा आंसर क्या है? वल्लाहु आलम, अल्लाह ने बनाया है सब कुछ। क्या ये इंसाफ है? ये है वो इंसाफ जो आपने भी शुरू में कहा था ना कि छोटी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक ओपिनियन बना लेना। ये छोटी इंफॉर्मेशन थी आपकी, उसके ऊपर आपने एक ओपिनियन बनाई हुई थी, और जो भी मैंने आपको 5 मिनट में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये उसका उशरे शीद भी नहीं है। जितना इल्म साइंसदानों ने पिछले 20 सालों में दरियाफ्त कर लिया, भूल जाए तो पिछले 300 सालों में क्या उन्होंने डिस्कवर किया। तो ये मेरे भाई, इसको आप पढ़ें, इसको जाके समझें। आपको बेतहाशा तख्ती ऑनलाइन एक चैप्टर एक है, एक वो उनकी दाढ़ी है, मुसलमान है वो, इतनी बड़ी हलाल दाढ़ी है। उन्होंने एक इस तरह की वीडियो भी बोंगी सी बनाई हुई है कि मैं साइंस से, उनसे सवाल पूछा गया, वो यही चीज एक्सप्लेन करते हैं, सितारे कैसे बनते हैं, कहकशाएं कैसे बनते हैं। मैं समझ गया हूँ इस चीज को, और आपने जो थोड़ा सा मैं रैप अप कर दूं उसको। आप इसको तख्ती ऑनलाइन में उर्दू में वीडियोस बनाते हैं, वो इर्तिका को भी समझाते हैं, और उनसे सवाल पूछा गया कि आप इतने बड़े बड़े साइंसी अमल को जब बयान करते हैं तो आपका ईमान कैसे कायम रहता है। मुसलमानों ने उनसे ये सवाल पूछा, तो उसके नतीजे में उन्होंने जो वीडियो बनाई, बड़ी अजीब सी, लेकिन खैर एनीवे, वो डिफेंस मैकेनिज्म है मजहब को बचाने के लिए कि नहीं, मैं साइंस को कुरान में नहीं ढूंढता, लेकिन वो साइंस का जो मुद्दा है वो पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखते हैं। उसको देख के अपने तजस्सुस को आप इस्तेमाल करके मुसलमान भी रह सकते हैं, और हो सकता है कि आपका ईमान उड़ जाए। क्योंकि जब आप दीन को पढ़ेंगे ना, इसके साथ साथ जब आप दीन को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह हमारे नबियों को, हमारे पैगंबरों को, हमारे बाबों को, ये जो अभी मैंने आपको छोटी सी बातें बताई, इसका कुछ भी नहीं पता था। यही वजह है कि इंजीनियर मिर्जा ने उस बंदे को लाके बिठाया, क्वैक को, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये हमारे, ये इतनी सिंपल हो गई है समझना, डॉक्यूमेंट्रियों के थ्रू, किताबों के थ्रू, साइंसदानों के इंटरव्यू यूट्यूब पे देख के, कि अब ये नागुज़ीर हो गया कि आप इस चीज को अवॉइड करें। और आप कुरान में लोग मुसलमान ये सवाल ना पूछे कि सर डायनासोर 10 करोड़ साल तक जिंदा रहे, अल्लाह मियां को नहीं पता था इस बात का कि उसका क्या मकसद था। कायनात के बनने के जो स्टेजेस हैं वो 6 नहीं है, जो 6 दिनों में हमने दुनिया में, 6 नहीं है किसी भी तरीके से। जो कायनात के बनने के स्टेजेस हैं, जो 14 अरब साल हैं, कुन फाया कुन कहां चला गया। इसलिए इंजीनियर साहब ने ऐसे क्वैक को लाकर बिठाया, उसने कहा कि सितारे फटते हैं, वो ये ब्लैक होल है। पुराने जमाने में लोगों को इसी तरह डराया जाता था, मुहावरा नहीं सुना, जमीन खा गई आसमान निकल गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आसमान में ब्लैक होल आ गया जिसने उसको सक अप करके उसको स्वॉलो कर लिया। तो हमारे एंशिएंट्स को पता था कि ब्लैक होल क्या होता, कितने नाम से मैंने आपको साबित कर छलांगे मार दी। ये वो वजह है कि मुसलमान आलमों को ये मजहब में कुरान में साइंस घुसानी पड़ती है। हदीस है बड़ी अच्छी, रसूल अल्लाह से पूछा गया कि अल्लाह ताला को किसने बनाया, तो रसूल अल्लाह ने आगे से क्या कहा, उन्होंने नहीं आगे से दलील दी कि ये देखो यार बिग बैंग इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, और देखना आज से आने वाले के बाद जो है उनको पता चल जाएगा, ये देखो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्लैक होल क्या होता है। उन्होंने आगे से कहा, जब कोई तुमसे ये सवाल पूछे तो अब उसको कहो कि मेरा ईमान सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे है और अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों से बचाए। ये सही हदीस है। तो हमारे नबियों को, हमारे बाबाओं को अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं पता था, इसलिए ये तसव्वुर करना ज्यादा आसान है। जहां से हमने शुरू की थी ना कि आपका ईमान क्या है और हमारा ईमान क्या है, जो मैंने आपको बताया हम एक नहीं है, ये तसव्वुर करना ज्यादा आसान है कि दुनिया में लाखों ऐसे लोग आए जिन्होंने मजहब इजाद किए, जिन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी, एंड दे वेंट ऑन विद दिस। हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू मूव ऑन। ओके, थैंक यू, आपने मुझे इतना टाइम दिया। मैंने काफी सीखा आपसे, अभी जो बिग बैंग के बारे में आप बता रहे थे, तो इट्स ओके, आई एग्रीड विद दिस।
कि बिग बैंग में जो भी ऑब्जर्वेशन अभी तक इंसान की है, तो उसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डेफिनेटली आपको बिलीव रखना चाहिए, बट इट डजंट मीन के ये जो भी हुआ था इसके पीछे कोई फोर्स नहीं थी, कोई क्रिएटर इसका नहीं था, क्योंकि पॉइंट जीरो से जब वो मलबा फैलना स्टार्ट हुआ तो वो पॉइंट जीरो पे मलबा किसी ने बढ़ा के रखा था, मेरा ये बिलीव है। और अगर आप कुरान की बात करें तो कुरान में अल्लाह ताला ने रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन को बहुत पहले बता दिया था कि तमाम मशरकों यानी कि जमीन की जो मशरक है और बाकी सयारों सितारों की जो मशरकें हैं उनका भी वो रब है। तो कुरान में रब का मतलब होता है कि पालने वाला, तो पालने से मुराद के जिंदा मखलूक कहीं किसी और सितारे सियारे पे मौजूद है। तो ये साइंस जो थे ये कुरान में बहुत पहले रख दिए गए थे, और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वो उसको लर्न करती है। तो मेरा ये बिलीव था। सो दिस इज माय लास्ट वर्ड। चले मैं आपको ओके थैंक यू, चले बहुत शुक्रिया आपका, आपने कम से कम इसको अगर जो थोड़ा सा सुना है, आई होप कि इसके बाद आपके अंदर रोड पे जस्टिस पैदा होगा और आप अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है ये, कोई बात नहीं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको ये बता दूं कि इन बातों को जानने वाले लोग भी, जैसे मैं आपको हमारे तख्ती ऑनलाइन वाले दाढ़ी वाले भाई की बात की, वो इन सारी बातों को समझते हैं, मेरे से बेहतर शायद ज्यादा समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ईमान कायम है। लेकिन प्लीज साइंस के लिए या अपने खुदा के लिए प्लीज किसी, जो आपने शुरू में बात की थी ना, मुझे पता है वो आपको शायद लगा कि मैं आपको फंसा रहा हूं, लेकिन मेरी बिल्कुल ऐसी नीयत नहीं है, मैं आपको नहीं फंसा रहा। मैं आपके एपिस्टेमोलॉजी को समझना चाह रहा हूं, मैं इस सोच को बदलना चाह रहा हूं जो आपने कहा कि छोटे इल्म की बुनियाद पर, थोड़े इल्म की बुनियाद पर हम बड़ा ओपिनियन रख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। हम ये कहते हैं, अब मेरे से कोई ऐसा, मैं अकले कुल नहीं हूं, आप मेरे से कोई साइंस के भी बड़े ऐसे सवाल पूछ लें, मुझे नहीं पता होगा, मैं आपको कह दूंगा मेरे भाई मुझे नहीं पता इस बात का। मैं ये नहीं कहूंगा इसके ऊपर मेरी ओपिनियन ये है, क्योंकि लोग कुछ समझते हैं कि हाँ भाई हारिस की बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है। कई लोगों ने बड़ी दफा मेरे से ऐसे सवाल पूछे इसके ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है, मैंने उनको ये कहा मेरी इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं, मुझे इसके ऊपर इल्म नहीं है। इसीलिए आप ये नई ओपिनियन रख सकते कि बिग बैंग के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है। जब आपको बिग बैंग, फिर इसको प्लीज इंसल्ट मत समझिएगा, कि जब आपको बिग बैंग का नहीं पता, जब आपको अभी नजरिया, अगली दफा आइएगा नजरिया इर्तिका के ऊपर भी बेसिक बात कर लेंगे, और आप नजरिया इर्तिका को गलत मानते होंगे एज अ मुसलमान, मुझे पूरा यकीन है। आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये तौहीन नहीं है। और मैं भी उधर से ही आया हूं, मैं भी उसी मुआशरे से आया हूं जिस मुआशरे से आप आए हैं, इसलिए इसमें ना आपकी कोई तौहीन है ना मेरी कोई बड़ी शान है, और वाइस वर्सा। तो इसमें इसको आपको प्लीज मेरे भाई इनको देखें, समझें, फिर आपका बेशक इल्म जो भी रहे, फिर कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर आप और हम बहस भी नहीं करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। ओके। सभी कहते हैं पुराने लोगों को समझने के लिए अल्लाह भगवान ने सिंपल वर्ड्स में समझाया ताकि समझ जाएं, लेकिन साइंटिस्ट ने उन्हीं लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स में भी समझा दिया, तो साइंटिस्ट आर बेटर टीचर्स। ये बड़ा भोंडा दावा कि उस वक्त के लोगों को समझ नहीं आनी थी। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की गई, स्पेशल रिलेटिविटी और फिर बाद में जनरल रिलेटिविटी, जब स्पेशल रिलेटिविटी जब पेश की गई, टाइम डायलेशन एक्सप्लेन किया गया, जब बताया गया कि टाइम जो है आपका जितनी स्पीड से ट्रैवल करते हो आपका टाइम स्लो होता जाता एज अपोज्ड टू द अदर पर्सन, तो आपने, मुझे पता है मैट्रिक में हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी समझाई गई थी, ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर्ड की डेरिवेशन भी सिखाई गई थी, मैं तो रटा मारा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन हमें फिर आ ही गई। और बहुत सारे लोगों को जब भी पहली दफा कोई नजरिया दिया जाता तो नहीं समझ आता होता। तो ये इस चीज की दलील नहीं है कि उसको समझ नहीं आनी थी इसलिए नहीं मैंने बताया। ये कैसी दलील है? कभी आपने किसी साइंसदान को सुना वो कहता वो इक्वल एमसी स्क्वायर्ड, उसको चाहिए था कि मादा और जो तवानाई है ना, मैटर और तवानाई जो है वो इंटरचेंजेबल है, मैटर एंड एनर्जी वो इंटरचेंजेबल है। उसको चाहिए था, ऐसा को चाहिए था यार, किसी को समझते आनी नहीं, छाड़ परे। ये लॉजिक है। आप जब ये दावा करते हैं ना कि हमने जमीन को फैला दिया, और एक जगह पे नहीं कहते कि जमीन गोल है, आप जब ये दावा करते हैं ना कि हमने चांद और सूरज और चांद का मदार है और अल्लाह ने ही दिन और रात को बनाया, 11 जगह पे ये बात की, दिन और रात के हवाले से सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है, और पूरे कुरान में या हदीस में एक जगह नहीं लिखा हुआ कि जमीन घूमती है, एक जगह पे नहीं लिखा हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि इनको नहीं पता था कि क्या ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला जी एस्ट्रोनॉमी 101 बता रहे हैं, ये ऐसे ही है मैं क्रिकेट की
टीचिंग बताने, क्रिकेट के आपको असूल बताऊं, हाँ जी, रन आउट क्या होता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, कैच क्या होता है, चौका छिक्का क्या होता है, मैं आपको बोल्ड क्या होता है बताना भूल जाऊं। बंदा रख के मेरे मुंह पे चपेड़ मारे कि मामा एडा तू क्रिकेटर था बच्चा, कि तू मुझे समझा रहा है कि क्रिकेट के असूल के, तूने मुझे बोल्ड ही नहीं बताया। तो ये है कुरान में अल्लाह चांद तारे बता रहा है जी, हमने ये आले बनाए हैं जिन्नों को मारने के लिए। कुरान में सितारों और शहाबे साकिब के दरमियान डिफरेंस नहीं कुरान को पता। तो ये ऑब्वियसली इससे एक ही नतीजा निकलता कि ये उस बंदे ने बातें लिखी हुई जिसको नहीं पता कि कायनात किस तरह काम करती है। गुलजार भाई हैं, गुलजार भाई बोलो भाई। हाँ जी, भाई मैं सॉरी आपसे सर। स्क्रीन भी शेयर करूँगा। मैं कुछ चीज़ लाया हूँ आयत के साथ। उससे पहले मैं बस कुछ ओपिनियन दूँगा जो पिछली वाली कॉल थी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स, जैसे पाक पंजाबी भाई ने भी बोला, वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स। क्योंकि मैं आपको एक बस छोटा-सा पॉइंट देता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि एथियज़्म भी इसलिए मज़हब है कि हम भी प्रीच करते हैं। अगर आपको देखा जाए, आप एक्साइटेड थे, आप उनको चीज़ें समझा रहे थे, इससे ही उनको नोशन आता है रिलीजियस माइंड को कि हम भी तबलीग करते हैं। देखो, इसका बड़ा आसान जवाब है कि इंसान अपने आइडियाज़ को बताता है, ये उसकी नेचर है। अगर मैंने कोई अच्छी मूवी देखी, मैं शेयर करना चाहता हूँ, लोग शेयर करते हैं, आप शेयर कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर मज़हबी दिमाग लोगों को चेंज करना चाहता है, वो ये चाहता है कि इसको जन्नत मिले, दोज़ख की आग से ना हो। हमारा या आपका जो बात करने का होता है कि इसकी दुनिया अच्छी हो जाए, ये दुनिया में पढ़ाई करे, दुनिया में तरक्की करे, टाइम ज़ाया ना करे। तो ये जो पिछले कॉलर आए थे, आई रियली लव दैट कॉलर, कि इनके अंदर एक समझने की चीज़ थी। तो आई एप्रिशिएट दैट कॉल। और मैं इनके लिए वो कल मैं एक बात सोच रहा था, जैसे ब्लैक होल से की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से लाइट नहीं गुजर सकती, इस तरह कुछ मजहबी दिमाग ऐसे होते हैं जहां से लॉजिक नहीं गुजर सकती। लेकिन ये कॉल मैं इन भाई के लिए नहीं कहूंगा। ये जो भाई आए थे, वेरी गुड। अच्छा, ये बात थोड़ी सी थी। और और मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कह दूं, और बीच में वो थोड़े डिफेंसिव हो रहे थे और उसकी वजह समझ आती है, क्योंकि जब हम किसी के भी पूरा जो उसका वजूद होता है, जब हम उस नजरिए के ऊपर अटैक करते हैं, तो लोगों का ये नेचुरल है कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो थोड़ा डिफेंसिव होता है। लेकिन जो भाई आए थे वसीम, उन्होंने उसके बावजूद भी अपने जज्बात को उन्होंने कंट्रोल में ही रखा। तो ये उनके लिए बड़ी एक वो है, और मेरे लिए भी थपकी की जरूरत है कि मैंने भी पेशेंस लूज नहीं किया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।